हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप ऑल इंडिया चाहे जो भी आप पेपर दें या फिर टेस्ट दें, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को 100% मिल ही जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आप अगर ये फुल वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1 से 2 प्रश्न, चाहे आप जो भी एग्जाम देने जाएँ, इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगेगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस प्रकार की वीडियो और बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में। उसके पहले 2-3 जो ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, 9A, 9B, 14A को जोड़ दिया गया तथा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार संविधान के कुल भागों की संख्या 25 हो गई। अब देखिए, भाग कितने थे? टोटल 22 हमारे स्टार्टिंग में भाग थे हमारे संविधान में, जिसमें से भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। मतलब एक भाग को निरस्त कर दिया गया। कितने भाग बचे? 21 भाग बचे। और ये जो 9A, 4A, 9B और 14A, जो 4 भाग जोड़ दिए गए, इनको मिलाकर हमारे भागों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो अगर आप इस तरह आपसे पूछता है तो मूल संविधान में कितने भाग थे या है, तो आप बताएंगे 22। अगर पूछ लेता है कुल भागों की संख्या कितनी है, अगर हम इसलिए लिख दिए हैं तो संख्या है 25, लेकिन भाग टोटल कितने हैं? 22 ही हैं। अगर आपसे संख्या पूछता है तो आप 25 लगाएंगे, भाग पूछता है तो आप 22 लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है। अगर आप पूछ लेता है कि संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 1 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर पूछ लेता है अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। भाई भाग 1 है तो 1 से 4 तक होगा, स्टार्टिंग से होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 4 तक भाग 1 है। अगर भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता बताई गई है। अगर बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 3 में है। इस तरह भी पूछ सकता है कि भाग 3 में किस चीज़ का प्रावधान है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद पूछ लेता है कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो 12 से 35 तक अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। अगर आप बात कर लेते हैं कि ये जो नीचे लाइन लिखी है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर इस तरह क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, इस तरह नहीं होगी, लाइन ही चेंज है तो आंसर और क्वेश्चन दोनों लिखे हुए हैं। इस तरह पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको बताना है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर बात करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और आपको बता दें कि पहले इसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जो कि 19F में था। 19F में था हमारे, और उसे हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे किस अनुच्छेद में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में सम्मिलित कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इसे हटा तो दिया गया है, लेकिन इसे हटा के क्या संविधान से हटा दिया गया? बिल्कुल हटा ही दिया गया नहीं, इसे अनुच्छेद 300A में सम्मिलित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछता है डीपीएसपी किस भाग में उपस्थित हैं, डीपीएसपी किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 4 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये डीपीएसपी क्या है, तो ये यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछ लेता है कितने अनुच्छेद से कितने तक है, तो आप बताएंगे 36 से 51 अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको बताना है कि ये आयरलैंड के संविधान से
लिया गया है। और एक आयरलैंड के संविधान से एक चीज़ और ली गई है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है, ये शब्द जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की 95% चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? यूएसए के संविधान से ली गई हैं। हम बता सकते हैं एक दो चीज़ें जो दूसरे देश के संविधान से ली गई होंगी, लेकिन 95 क्यों मैं 99 कह सकता हूँ कि बाकी हर एक चीज़ राष्ट्रपति की यूएसए से ली गई है। अगर आपको निर्वाचन पद्धति के सिवा और कुछ भी देखने को मिल जाता है और आपको याद नहीं है तो आप तुक्का लगाएंगे तो यूएसए पे लगाएंगे। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपका सवाल वो सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाग 4A में क्या है, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। भाग 4A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। ये अब 4A जो लगा हुआ है आप इस तरह समझ लीजिए, जिसमें ए या फिर बी या फिर का या फिर सी या फिर खा कुछ भी लगा हो और मूल संख्या लिखी हो तो आप समझ लीजिए कि ये संशोधित है। ये संशोधित हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4A, 9A, 9B और 14A ये सब क्या हुए हैं, ये संशोधित होके संविधान में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्यों संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1976 में हुआ। दोस्तों मैंने जो ये गुलाबी रंग से जो किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने किया है। तो आपको बता दें तीसरा क्या है, 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे जो भी एग्जाम ऑल इंडिया का, चाहे जो भी एग्जाम, चाहे स्टेट वाइज हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, आप जो भी एग्जाम उठा के देखेंगे ये उस एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, या फिर पूछेगा 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स है कि पूछता है कि मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को उधार लिया गया है। अगर पूछे कि भाग 5 में क्या है, तो आप बताएंगे भाग 5 में संघ है, और संघ का मतलब होता है केंद्र। मतलब केंद्र सरकार की जो भी चीज़ें होंगी, चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे महान्यायवादी हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ किस में जाएंगी? संघ में जाएंगी। जो स्टेट से रिलेटिव नहीं रखती हैं, वो जो केंद्र से रिलेटिव होती हैं, वो सारी चीज़ें किस में जाती हैं? संघ में जाती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये चीज़ संघ की है या फिर राज्य की है। अगर वो केंद्र की है तो आप संघ उसमें लगा देंगे, और भाग 5 में है, ये आपको पता होना चाहिए कि संघ किस में है। तो भाग 5 में संघ का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 151 तक हमें संघ देखने को मिलता है। मतलब 52 से 151 तक क्या होगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, कार्य संचालन, विधायी प्रक्रिया, संघ की न्यायपालिका, ये हर एक चीज़ 52 से अनुच्छेद 51 तक होगा। हाँ, बता सकते हैं कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि संसद किस में है, संसद किस में है, और राज्यसभा किस में है, और लोकसभा किस में है। तो इसकी एक ट्रिक हो जाती है सा र ल, सरल। मतलब क्या, सा से क्या हो जाएगा? संसद, रा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। मतलब, और अगर हम बात करें तो ये सा र ल, ये अगर लाइन याद कर लेते हैं तो सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। इसका मतलब 79 में आप बताएंगे संसद है, 80 में क्या है? राज्यसभा है, 81 में क्या है? लोकसभा है। देखिए ये रिपीटेड, ये पूरे क्रमानुसार है ना, तो आप याद कर 100% मैं बता सकता हूँ कि ये आपको याद हो गए होंगे। एक दो बार अगर आप और देख लेंगे इस वीडियो को 2x पे लगा के, तो आपको 100% मैं कहता हूँ कि आपके सभी भाग और अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 6 में क्या है, तो राज्य के बारे में बताया गया। देखिए दोस्तों, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया और भाग 6 में क्या बताया गया है? राज्य के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 152 से 237 तक अनुच्छेद भाग 6 में बताए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं भाग 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हटा दिया गया है। भाग 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया? इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। कब निरस्त किया गया ये भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। अगर आपसे इस तरह भी पूछ ले कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1956 में हुआ। अगर पूछ ले कि भाग जो 7 है ये किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 300 238 में था, 238 में था, इसे निरस्त कर दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 8 की, कि भाग 8 में क्या दिया गया है, तो संघ और राज्य। देखिए भाग 5 में क्या था? संघ था,
भाग 6 में क्या था, राज्य था। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। अब संघ और राज्य को दोनों को जोड़ दिया गया और क्या बना दिया गया, संघ और राज्य क्षेत्र बना दिया गया। संघ और राज्य क्षेत्र अगर पूछे किस भाग में है तो भाग 8 में है। अगर इस तरह भी पूछ सकता है कि भाग 8 में क्या है तो आप बताएंगे संघ और राज्य क्षेत्र है। अगर पूछ ले कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है तो अनुच्छेद 239 से 100 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 239 से 242 तक होगा। यह उल्टा हमने लिख दिया है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ 239 से 242 तक होगा। देख सकते हैं आप, अगर आगे 239 है तो पीछे ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं 242 ही होगा। भाग 9 में क्या है तो भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि पंचायतें किस भाग में है तो अनुच्छेद अगर अनुच्छेद पूछता है तो 243 से 243 ओ तक है। ये ओ है दोस्तों, ओ नहीं है, ये ओ है, 0 नहीं है। भाग 9 में क्या है तो पंचायतें हैं। और अगर पूछ लेता है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 243 से 243 ओ तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ तो आप बताएंगे 1992 में हुआ। अगर पूछ लेता है इसमें क्या जोड़ा गया था तो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है तो आप भाग बताएंगे भाग 9 में है। अगर आप यहीं पे आपसे अनुसूची पूछ लेता है तो अनुसूची भी आपकी 9 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर पूछ लेता है यहाँ पे भी है कि ये जो हम बताए थे कि 9A और 9B जोड़ा गया है तो 9A में क्या है, 9A में नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं और 9B में सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। अगर पूछ लेता है कि नगर पालिकाएं संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं तो 234 से 34P से 243P तक है। यहाँ पे भी गलती हो गई है, 243P से 243Z तक है। और इससे बात कर लेते हैं कि भाग 9A को संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया और भाग 9B को सहकारी समितियां इसमें हैं और इसको अनुच्छेद 243 में रखा गया है। और बात कर लेते हैं इससे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूँ ये सब आप दोबारा देखेंगे और आपको 100% याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी याद करते हैं, आप एक बार में जब उसको देखते हैं तो आपके माइंड में सेट होता है। दोबारा जब आपको रिवीजन करते हैं कोई भी चीज़ हो तो आपको 100% याद हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 10 में क्या है तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। इंपॉर्टेंट है, 100% कह सकता हूँ कि एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो 244 से 244A तक अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। और अगर भाग पूछ लेता है तो भाग 10 है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें कि इसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के विषय में उपबंध किए गए हैं। मैंने आपको ये भी पहले ही बता दिया है। अगर भाग 11 पूछ लेता है, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि भाग 11 में क्या है तो आप बताएंगे संघ और राज्य के बीच संबंध। या फिर इस तरह पूछ ले कि संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में है तो आप बताएंगे भाग 11 में है। और अगर अनुच्छेद पूछ लेता है तो 245 से 246 अनुच्छेद है। अगर पूछ लेता है इसमें संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। आप समझ सकते हैं कि संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये ना पूछकर ये भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पे संघ है तो आप समझ सकते हैं केंद्र की बात चल रही है, यहाँ पे राज्य है तो आप समझ सकते हैं राज्य की बात चल रही है। जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में आ जाए, जैसे इसमें कहते हैं संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण। तो ये जो शक्तियाँ बनाई गई हैं ये संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों द्वारा बनाई गई हैं। मतलब संसद तो हो गया केंद्र में, मैंने अभी बताया है आपको भाग 5 में संसद हो गया केंद्र में और राज्य के विधानमंडल हो गया राज्य में। राज्य किस में बताए गए हैं, भाग 6 में। और दोनों को जब बीच क्या बनाई गई, शक्तियाँ बनाई गई हैं, शक्तियों का विवरण किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों के बीच किया गया है संबंध है तो आप समझ सकते हैं कि भाग 11 में हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 245 से 246 अनुच्छेद आपका हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 12, देखिए दोस्तों जो अभी हम बता रहे थे कि जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है वो किसमें, अगर पूछा है अनुच्छेद पूछेगा तो 300A में, अनुच्छेद पूछेगा 300A में। अगर भाग पूछ लेता है तो भाग 12 में इसे डाला गया है। भाग भी पूछ सकता है कभी कभी आपसे, और अनुच्छेद की जगह पे भाग भी पूछ सकता है कि भाग किस भाग में डाला गया है तो भाग 12 में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि उसे हटा के निरस्त किया गया है तो उसे क्या किया गया है, संविधान से ही हटा दिया गया, नहीं, उसे वहां से उठा के उसे विधिक अधिकार बना दिया गया तो भाग 12 में उसे सम्मिलित कर दिया गया। अनुच्छेद पूछेगा तो 300
ए में पूछेगा। अगर पूछे भाग 12 में क्या है, तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 264 से 264 300 ए तक बताया गया है। मतलब वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद, जो भी संपत्ति की चीजें होंगी सब इसी में बताई गई हैं। अगर मुझे कि भाग 13 में क्या बताया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और आपको किस वीडियो की जरूरत है, आप इस चीज को कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम उस चीज को आपको प्रोवाइड अवश्य कराएंगे। अगर पूछ लेता है कि भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम में। अगर ये आ जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 13 में है। अगर पूछ लेता है कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच कौन सा भाग है, तो आप बताएंगे भाग 13 है। और किस चीज का प्रावधान है, तो आप बताएंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये 301 से 307 के बीच है। अगर पूछ ले कि भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। मतलब भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन कोई भी नागरिक होगा, उसकी नागरिकता होंगी, मूल कर्तव्य होंगे, तो क्या करेगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ही तो करेगा। तो 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की बात की गई है। अगर बात कर लेते हैं कि 14A, देखिए दोस्तों ये जोड़ा गया है, हमने बताया था, जिसमें ए, का, बी, सी, खा कुछ भी आपको देखने को मिल जाए, समझ लीजिए वो जोड़ के संविधान संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगर बात कर लेते हैं 14A में क्या है, तो अधिकरण है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 323A से 323B तक, यहाँ भी ए बी है, इसका मतलब क्या कि जोड़ा गया है। अगर बात कर लेते हैं कि 15 में क्या है, तो आपको पता है 15 में क्या है, तो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन है। इसका मतलब निर्वाचन अगर पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये पूछता है कि 324 अनुच्छेद 324 किससे रिलेटिव है, तो आप बताएंगे निर्वाचन से रिलेटिव है। अगर भाग पूछता है 15 किससे रिलेटिव है, तो आप बताएंगे निर्वाचन से। अगर पूछ लेता है निर्वाचन का प्रावधान किसमें है, तो भाग 15 में है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो 324 से 329A तक। दोस्तों मैं सभी प्रकार से आपको प्रश्न बना के बताता हूं कि आप किसी प्रकार से भी पूछे तो आप उसका सवाल का आंसर दे दें। अगर भाग 16 पूछ लेता है, तो इसमें क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे SC ST और OBC, इन लोगों के लिए विशेष उपबंध है। यहाँ पे हम SC ST OBC नहीं लिखे हैं। और अगर अनुच्छेद पूछ लेता है तो 330 से 342 तक है अनुच्छेद। भाग 16 में अनुच्छेद अगर पूछता है तो 330 से 342 तक है। अगर पूछ ले कि भाग 7 किससे रिलेटिव है, तो भाग 7 किससे है, तो राजभाषा से है। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की क्या है, राज्य भाषा है। संघ की राज्यभाषा किसमें है, तो 343 अनुच्छेद 343। हमने इसमें एक एक अनुच्छेद नहीं बताया है दोस्तों, इस तरह बताया है। अगर आपको अनुच्छेद की फुल वीडियो चाहिए, एक एक अनुच्छेद ट्रिक से चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पूछ ले कि भाग 7 किसमें है, तो राजभाषा भाग 7 में क्या है, तो आप बताएंगे राजभाषा। अगर पूछ ले कि राजभाषा किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 17 में है। अगर अनुच्छेद पूछ लेता है 343 से 351 तक भाषा का प्रावधान है। अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भाग 17 में बताया गया है। और राज्य की राजभाषा होगी। हमने अभी बताया कि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हर एक राज्य की अपनी अपनी राजभाषा होगी। और हम बता दें कि आपको कितने हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। अगर बात कर लेते हैं, तीसरा फैक्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधीनस्थ विधायकों यदि आदि के लिए, यहाँ पे आदि होगा, आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अगर हम पूछ ले कि संसद में किस अनुच्छेद द्वारा प्रयोग की जाती है भाषा, तो अनुच्छेद 210 द्वारा, 120 द्वारा, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी विधानमंडलों में कौन से प्रयोग किस अनुच्छेद से, तो 210 में विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 18 की, तो भाग 18 में आपात उपबंध दर्शाया गया है कि भाग 18 में आपात, अगर किसी भी राज्य में कोई भी कुछ भी हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राज्यपाल अपना शासन लगा सकता है। ये सारी जो बातें बताई गई हैं वो भाग 18 में बताई गई हैं। अगर पूछ ले कि भाग 18 किससे संबंधित है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे आपात उपबंध संबंधित है, उसी पे आप टिक लगाएंगे। अगर पूछ ले कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 18 में है। अगर अनुच्छेद पूछ लेता है तो आप बताएंगे 352 से 360 तक है।
एक एक अनुच्छेद को जानते हैं कि किसमें बताया गया है। तो 3 अनुच्छेद में हमारे आपात उपबंध बताए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगता है या फिर आपातकाल लगता है तो क्या होगा, जब राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पे लगाता है तो किस अनुच्छेद से लगाता है, 356 से लगाता है। और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो वो 360 से लगता है। ये चीज़ आपको गौर कर लेनी है। दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पूरी देख लेते हैं और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप चाहे जो एग्जाम देने जाएं यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को 100% मिल जाएंगे। अगर पूछ लेते हैं कि भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में प्रकीर्णन की बात बताई गई है और अनुच्छेद 361 से 337 की बात की गई है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 20 में, सॉरी अनुच्छेद नहीं, भाग 20 में। तो भाग 20 की, तो भाग 20 में संविधान संशोधन बताया गया है। अनुच्छेद कितना है, 368 है। तो ये अगर पूछ ले कि संविधान संशोधन किस भाग में है तो आप बताएंगे भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है तो आप बताएंगे भाग 20 में है। अगर पूछ ले भाग 20 किस में है तो 368 अनुच्छेद में है। इससे संबंधित फैक्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, मतलब साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लाइन्स यही आती हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति प्रक्रिया कहाँ से ली गई, यही सब आता है। तो आपको हमने इसमें फुल जानकारी दी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर भाग 19 पूछ लेता है, भाग 21 पूछ लेता है तो भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये इसमें पूछ गया, सबसे ज़्यादा ये पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है तो पूछ लेता है, और नए कभी नहीं पूछता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 369 से 392 अनुच्छेद तक है। और इसमें क्या है, ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा विवाद में रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद किसमें है तो 370 में दिए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 22 की, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, निरसन आदि दिया गया है। और अनुच्छेद 393 से 395 है। और संविधान का संक्षिप्त नाम क्या था, तो अगर आप पूछ ले कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है तो आप बताएंगे भारतीय संविधान। संविधान का प्रारंभ लागू कब हुआ, मतलब प्रारंभ या लागू कब हुआ, तो संविधान इंग्लिश में था, 1927 में हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया। संविधान लागू होते ही पहले के सभी नियम निरस्त हो जाएंगे, मतलब जो संविधान लागू के पहले जितने भी नियम बने थे वो सब निरस्त हो जाएंगे। जैसे ही संविधान लागू होगा, संविधान के हिसाब से सारी प्रक्रिया भारत की चलने लगेगी। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको फुल जानकारी दिए हैं, अनुच्छेद भी बताए हैं और क्या भाग भी बताए हैं। अगर इस वीडियो को आप दोबारा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि आपके ये सभी टॉपिक जो भाग से रिलेटिव हैं कंप्लीट हो जाएंगे और आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे वहां आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। अगर इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो आपकी जीएस की तैयारी बहुत ही कम समय में और छोटे वीडियो में ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और मैं आशा करता हूं कि हर एक फ्रेंड से अपने कि इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।